हेलो 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 एवरीवन। दोस्तों, ये वीडियो के अंदर हम लोग मई 25 में सीएफए एंड ऑडिट के जो एमसीक्यूज उसके आंसर्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी बच्चे एंग्शियस है, सर यही आंसर क्यों आया, पेपर पहले ही बहुत अच्छा नहीं गया है, अब मन नहीं लग रहा है, आप बता दीजिए कौन सा आंसर सही है, क्यों सही है, एंड सो ऑन। दोस्तों दोस्तों मैं बता दूं, सबसे पहले अराउंड 24 पेजेस, अगर इनिशियल पेजेस भी इंक्लूड करें तो 24 पेजेस का एमसीक्यू बुकलेट था। तो इंस्टीट्यूट ने बहुत बड़ी केस स्टडीज बनाई है। ये सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि आप केस स्टडी पढ़ने में बहुत ज्यादा समय नहीं डाल सकते। यू कैन नॉट पुट लॉट ऑफ टाइम इन स्टडिंग केस, मतलब पूरा केस स्टडी अच्छे से आप पढ़ रहे हो, बहुत एक एक चीज को अंडरलाइन कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। यू आर सपोज टू फोकस ऑन क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस मोर। जो बच्चा क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस करता उसको कंपैरेटिवली समय कम लग सकता था और कंपैरेटिवली वो आंसर्स बेहतर दे सकता था। बट डेफिनेटली बहुत बल्कि पूछा गया, बहुत बल्कि थे एमसीक्यू। अब दोस्तों, मैं प्रोफेसर हूँ, दिन रात मैं पढ़ाता हूँ, तो मुझे आंसर्स क्लिक हो जाएंगे, लेकिन बच्चे जब इतने प्रेशर वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं तो डेफिनेटली ये बच्चों को चैलेंजिंग जा सकता है। ठीक है, आइए दोस्तों, मैं एक एक करके आपको चीजें बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहला एमसीक्यू, सीधा मैं केस स्टडी के ऊपर नहीं, हम लोग सीधा एमसीक्यू पे बात करेंगे। एमसीक्यू पे हम लोग बात करेंगे। विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। ये नॉट बहुत केयरफुली देखना पड़ता है। यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ ऑडिटर्स डॉक्यूमेंटेशन फॉर द आइडेंटिफाइड। डॉक्यूमेंटेशन में क्या नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है थ्रेशोल्ड। यस, आपका क्लियरली ट्रिवल लिमिट कितना है इसको डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ता है। ठीक है, उसको डॉक्यूमेंट करके रखना है, तो बी को डॉक्यूमेंट, उन्होंने बोला कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं करना पड़ेगा। सारे आइडेंटिफाइड मिस्टेक्स डेफिनेटली। ठीक है, इवन इफ ऑल द आइडेंटिफाइड, यस, आपको सभी आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट को आप, आपकी जितनी भी गलतियां हैं उसको आपको नोट तो करना पड़ता है, फिर भले ही उसका रेक्टिफिकेशन मैनेजमेंट कर चुका हो। तो दोस्तों, भले ही आपने उसको करेक्ट किया है लेकिन उसको आपको रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है, तो वो भी सही है। डी ऑप्शन था द ऑडिटर्स कंक्लूड एज टू वेदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट और मटेरियल, बिल्कुल, ये भी आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसका आंसर था आपका जस्टिफिकेशन फॉर नॉट कम्युनिकेटिंग आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस। आपने कौन से उनको कम्युनिकेट नहीं किए, उसको जस्टिफिकेशन देने की कोई मतलब उसको कुछ डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्लियरली ट्रिबल लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपके जितने भी आप कम्युनिकेट करते हो टीसीडब्ल्यूजी को, उसके बारे में आपको उनसे डिस्कशन करना पड़ता है, वो डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। तो दोस्तों, उसका आंसर ए है। ए इज द आंसर। जस्टिफिकेशन वगैरह कुछ आपको बोलने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जस्ट मिनट गाइस। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये था, नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन से एडिशनल प्रोसीजर विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अप्रोप्रिएट। कौन से इन अप्रोप्रिएट है। गोइंग कंसर्न में जैसे हमको इवेंट्स एंड कंडीशंस मिलते हैं, हम एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। कौन सा इन अप्रोप्रिएट है, इनकरेक्ट है, वो पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, पहले इसमें लिखा हुआ है एज लॉन्ग एज मैनेजमेंट प्रोवाइड्स रिप्रेजेंटेशन लेटर स्टेटिंग देयर प्लान्स टू एड्रेस फाइनेंशियल डिफिकल्टी द ऑडिटर इज नॉट बाउंड बाय द टर्म्स ऑफ ब्रीच लोन अग्रीमेंट। बस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लिया तो उन्होंने जो गलत काम किया उसको इग्नोर कर देना, ये इनकरेक्ट अप्रोच है, ये इनकरेक्ट चीज है। confirm the existence, legality and enforceability of arrangement to provide or maintain both to provide or maintain financial support both from related third parties and assessment of the financial ability of such parties to provide the promised support as immaterial। पूरी चीज एकदम सही जा रही थी, लेकिन वो आखिरी में उन्होंने इमटेरियल बोल दिया। अरे भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इमटेरियल नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आखिरी में इमटेरियल वर्ड, तो यहां पे इन्होंने घुमा दिया, यहां पे इन्होंने घुमा दिया, इसलिए वो इनकरेक्ट हो जाता है। इवैल्यूएट द अजम्पशंस अंडरलाइंग द इवैल्यूएट द अजम्पशंस
underlying the cash flow, profit and other relevant forecast considering historical accuracy and correct market condition. ये बिल्कुल correct है. This is correct. Review minutes of the meetings of shareholders, TCWG, relevant committees for reference to financial difficulty के क्या plan है for mitigating actions or discussing on securing addition. बिल्कुल सही है. If management has not yet performed assessment, the entity is treated not going concern. बिल्कुल गलत बात. तो दोस्तों ये आपका आंसर अल्टीमेटली आपका आंसर होता है 1, 2, 4 एंड 6. ये गलत है. जो करेक्ट में आते हैं वो करेक्ट में आपका 5 और आपके 3 और 5 ही आते हैं दोस्तों. आइए उसके बाद में अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे दो कंपनियों के बारे में बोला हुआ है, क्रिप्टो और ग्लिच. क्रिप्टो अनलिस्टेड है और ग्लिच लिस्टेड है. ऐसा है कि लिस्टेड कंपनी में एनएफआरए का जुरिस्डिक्शन चलता है और अनलिस्टेड अगर रूल 3 में कवर्ड नहीं है तो क्यूआरबी. तो क्यूआरबी कैन रिव्यू द क्वालिटी ऑफ ऑडिट सर्विस ऑफ क्रिप्टो लिमिटेड. बिल्कुल सही बात है. बट कैन नॉट रिव्यू द क्वालिटी ऑफ ऑडिट सर्विस ऑफ ग्लिच लिमिटेड. लिस्टेड कंपनी, भाई लिस्टेड कंपनी तुम कैसे जा सकते हो? ये आपके चैप्टर नंबर 1 में दोस्तों इंपॉर्टेंट भी बोल, चैप्टर नंबर 1 में क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आखिरी में ये बात डिस्कस की जाती है, ये बात आती है. ठीक है. फिर इसमें से अलग ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था. जो डेप्रिसिएशन की गलती है उसको फैक्चुअल कैलकुलेशन में गलती है. उन्होंने बोला कैलकुलेशन में गलती, तो ये फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट है. इन्वेंट्री वैल्यूएशन जजमेंट वाला जजमेंटल मिसस्टेटमेंट है. और जो बेस्ट एस्टिमेट बोलते हैं कि भाई पॉपुलेशन में कितनी गलती हो, प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट है. दोस्तों इसका आंसर डी रहेगा. डी वाज द आंसर. आइए अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑडिट में अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिए हुए हैं. तो मिस्टर आर है और अब क्या है कि ऑडिट के अलग अलग अप्रोचेस होते हैं. देयर डिफरेंट अप्रोचेस, देयर डिफरेंट मेथड्स. हर कोई अलग अलग मेथड बोल रहा है. आइए, बंदा बोलता है कि हम एंटिटी का एनालिसिस करते हैं, ये एक तरीका है. पी बोल रहा है, क्यू बोल रहा है कि हम एग्जामिनेशन ऑफ अवेलेबल डेटा, जो अवेलेबल डेटा है उसको एग्जामिन करते हैं, मतलब रेशियो एनालिसिस करते हैं. बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा है कि सैंपलिंग किसको सैंपलिंग लगानी पड़ेगी. भाई जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पूरे पॉपुलेशन के बारे में प्रोजेक्शन करने वाला है, ठीक है, उसको सैंपलिंग लगानी पड़ेगी. तो मिस्टर आर है, उनको सैंपलिंग लगानी पड़ेगी. वो आंसर है बेटा. ठीक है. फिर ये लोग एक बैंक का ऑडिट करने जा रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं इंदौर ब्रांच का ऑडिट कर रहे हैं. और सवाल ये पूछा है कि मिस्टर वाई ने किस पे फोकस करना चाहिए. मिस्टर वाई ऑडिट के एडवांसेस के ऊपर सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाना चाहते हैं. सब्सटैंटिव प्रोसीजर मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बात नहीं होनी चाहिए, सिस्टम की बात नहीं होनी चाहिए. दोस्तों पॉइंट नंबर 3 देखिए, यहां पे सिस्टम के बारे में बोला हुआ है. तो पॉइंट नंबर 3 जहां जहां पे आता है वो आपका आंसर नहीं बन सकता. तो आपके दो ऑप्शन डिडक्ट कट हो जाते हैं. उसके बाद में अगर मैं पॉइंट नंबर 5 बोलूंगा तो भाई अगर बोरोअर को एक लिमिट के ऊपर, ठीक है, देते हैं पैसा, तो फिर उसके ऑडिटर की रिपोर्ट देखनी पड़ती है. यहां पे बैंकिंग सिस्टम क्यों बोला है भाई, फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम. तो डेफिनेटली दोस्तों ट्रिकी था, वर्ड प्ले के अंदर खेला गया. इसका मतलब बहुत केयरफुली ऑप्शंस को पढ़ना चीज की जरूरत थी. वापस केस से ज्यादा क्वेश्चंस और एमसीक्यूज, जो बच्चों ने क्वेश्चंस और एमसीक्यूज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया एज कंपेयर टू केस, उनके आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी बेटा. तो इसका आंसर आपका 2 और 4 हो जाता है. ड्राइंग पावर की बात करें, आइए दोस्तों, ये बचपन में आपको टोटल स्टॉक में से पहले डैमेज स्टॉक माइनस करना पड़ेगा 60, ठीक है, फिर आपको क्रेडिटर माइनस करना पड़ेगा 140, तो आपके 700 हो जाता है. फिर आपको मार्जिन माइनस करना पड़ेगा स्टॉक का 25%, तो ये कुछ 525 आता है. इट कम्स टू 525. 800 में से भी आपके जो इन एलिजिबल डेटर्स है उसको माइनस करना पड़ेगा. दोस्तों ये
इंटर में भी ये चीज आती है, तो 945 इज द करेक्ट आंसर। आपको पहले स्टॉक में से डैमेज को माइनस करना पड़ेगा, क्रेडिटर को माइनस करना पड़ेगा, फिर आप 25% माइनस करेंगे। आप डेटर में से 100 को माइनस करना पड़ेगा, उसमें से फिर आप मार्जिन माइनस करोगे। दोस्तों 945 आपका सही आंसर आता है, इट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए अब परफॉर्मेंस ऑडिट का सीक्वेंस बताइए। परफॉर्मेंस ऑडिट का सीक्वेंस बताइए। दोस्तों देखिए, पहले 1 2 ये जो स्टेप्स थे, ठीक है, और ये जो 9 वाला स्टेप था, ये सही है। आपको जो फोकस करना था थर्ड स्टेप पे, कि थर्ड स्टेप पे क्या आना चाहिए। थर्ड स्टेप पे इन्होंने 6435, तो मैंने 6435 उसको जाके देखा, 6435। तो इंस्टीट्यूट ने जो एमसीक्यू के अलग अलग तरीके, वो थोड़े 643 पे जाके हमने फोकस किया। ठीक है, कि इसमें से कौन सा आना चाहिए। तो देखिए, एस्टेब्लिशिंग टाइम वाली चीज बाद में है, डेवलपिंग ऑडिट क्वेश्चन, आपका ऑडिट क्राइटेरिया, आप आपका चेक करने का क्राइटेरिया क्या है, किससे कंपेयर करेंगे, ये सबसे पहले देखना पड़ता है। फिर आता है आपका ऑडिट अप्रोच, फिर आता है आपके क्वेश्चंस, फिर आता है आपका टाइम टेबल। तो ये क्राइटेरिया, आप किस चीज से कंपेयर करोगे, किस चीज से कंपेयर करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्राइटेरिया आपको सेट करना पड़ेगा, उसके बाद सारी चीजें आएगी। तो दोस्तों सीक्वेंस में इसलिए आंसर बन जाता है आपका 1 2 1 2 5 3 4 8 7 6 9, ये आपका आंसर बन जाता है। दोस्तों आइए, ऐसे 530, पर्टिकुलरली ये केस की मैं अगर बात करूं, तो आपको रीड करने की जरूरत कम थी। मतलब क्वेश्चन रीड करने की आपको जरूरत कम थी। अगर आप सिर्फ सीधा क्वेश्चंस पे ही फोकस कर दे तो भी आपको आंसर मिल जाते। बेटा यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने सिर्फ बहुत बड़ा केस बना दिया। अगर आप केस नहीं भी पढ़ते, केस नहीं भी पढ़ते आप, तो भी चल जाता। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि विच ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, कौन सा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, इफ ऑडिटर इज अनेबल टू अप्लाई डिजाइंड ऑडिट प्रोसीजर्स, जो भी ऑडिट प्रोसीजर वो लगा नहीं पा रहा है, और ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर भी वो लगा नहीं पा रहा है, सुटेबल नहीं है, तो उसको मिसस्टेटमेंट मानना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है हमारे पास। मतलब हम ऑल्टरनेटिव भी लगाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों बी और सी स्ट्रेट अवे गलत हो जाते हैं। ठीक है, आपके बी और सी तो स्ट्रेट अवे गलत हो जाते हैं। ए में यहां पर डेफिनेटली, यहां पे इन्होंने नॉट रिप्लेसमेंट आइटम, इनफैक्ट रिप्लेसमेंट आइटम पे प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी पड़ती है, तो वह ए भी गलत हो जाता है। दोस्तों लेकिन खास बात ये थी, केस पढ़ने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। तो जो बच्चा इस केस को पूरा पढ़ता चला गया, इंस्टीट्यूट ने ट्रैप किया बच्चों को, इंस्टीट्यूट ने ट्रैप किया यहाँ पे। दोस्तों आइए, एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में पूछा हुआ है। नॉन रिस्पॉन्स टू नेगेटिव कन्फर्मेशन डज नॉट मीन दैट देर इज सम मिसस्टेटमेंट एज नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट इटसेल्फ इज टू रिस्पॉन्ड टू ऑर्डर ओनली। नहीं मिल रहा है मतलब कोई मिसस्टेटमेंट। बिल्कुल सही बात बोली है बेटा, बिल्कुल सही बात बोली है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, द फेलियर टू रिसीव अ रिस्पॉन्स टू नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एक्सप्लिसिटली इंडिकेट रेसिपिएंट बाय, बाकी सारे ऑप्शंस बेटा गलत होते हैं उसके अंदर। वापस केस पढ़ने की जरूरत नहीं थी बेटा, केस पढ़ने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ पे बोला हुआ है कि अग्रीमेंट बन रहा है एक्सपर्ट के साथ में, कौन सी चीजें की जरूरत नहीं है, कौन सी चीजें नहीं लिखनी थी, कौन सी चीजें इनकरेक्ट ऑप्शन। ओनली अ फॉर्मल रिटर्न रिपोर्ट एट द कंक्लूजन may be approved, while oral reports are only formal report at the conclusion may be appropriate, while oral report as work are not required। ऐसा नहीं होता है। इंटरिम रिपोर्ट्स भी जनरली होती है बेटा। ठीक है, इंटरिम रिपोर्ट्स के लिए तो ये इनकरेक्ट है। नेचर स्कोप क्या रहेगा, नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, राइटिंग इंक्लूडिंग टाइमलाइन ऑफ डिलीवरेबल्स, बिल्कुल करेक्ट है। स्पेसिफिक पार्टनर्स कौन रहेंगे जो बात करेंगे इन लोगों से इफेक्टिव, बिल्कुल सही है। कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में जो एथिकल रिक्वायरमेंट लगता है वो उनको लगा, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर ए, कि बस आखिरी में एक रिपोर्ट देनी है, बीच में कोई रिपोर्ट नहीं है। ऐसा नहीं, बीच में भी रिपोर्ट्स होती है, बीच में भी आपकी रिपोर्ट्स होती है।
नाउ factors influencing audit for opening balances, most appropriate course of action under relevant standard on auditing. opening balances को लेकर, ठीक है, performing audit procedure in a prior period to obtain evidence relevant to the opening evaluator prior period's closing balance have correctly brought forward. यहां पे प्रोसीजर इन प्रायर पीरियड में, हम बैठे करंट पीरियड में, प्रायर पीरियड में कहां से जाएंगे? अज्यूम द ओपनिंग बैलेंस आर इमटेरियल, ये भी गलत बात है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। मैनेज आपका इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ द मैटर टू मॉडिफिकेशन प्रेडिसेसर ऑडिटर्स रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू करंट, बिल्कुल सही बात है। पुरानी रिपोर्ट अगर मॉडिफाइड है तो कौन से एरिया में इंपैक्ट है, वो एरिया को रिस्की मार्क करना पड़ता है, वो एरिया को बेटा रिस्की मार्क करना पड़ता है। अब यहाँ पे इंसिडेंट दिए, इसमें रैंसमवेयर कौन सा है दोस्तों? एनक्रिप्शन की बात आपके इंसिडेंट नंबर 4 में की गई है, पैसे मांगने वाली बात नहीं की है, लेकिन एनक्रिप्शन की बात की गई है, बाकी सब में एनक्रिप्शन की बात नहीं है। इंसिडेंट नंबर 3 इज अ फाइललेस मैलवेयर, फाइललेस मैलवेयर है, और टू तो एसएमएस स्मिशिंग बोलते वही है, ठीक है। और आपका फिशिंग अटैक है इंसिडेंट 1 भी, तो आपका रैंसमवेयर में एनक्रिप्शन होता है, तो वो इंसिडेंट नंबर 4 आएगा। यूरेनस एक पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी है दोस्तों, इसको सारी कंडीशन फुलफिल है, इसको कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाना। प्लूटो इन्वेस्टमेंट है, इसको भी नहीं बनाना। देखो, इनको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सैटर्न जो इनकी अल्टीमेट होल्डिंग है, इनको तो सबको कंसोलिडेट करना है, इनको इंडिविजुअली बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको एब्जॉर्ब करके तो सबको बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है। नाउ आगे बोला है, आगे बोला है कि ये हिली एरिया की बात कर रहे हैं। हिली एरिया कौन सी करेक्ट कंडीशन? 3 महीने के लिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्लोज ड्यूरिंग द विंटर मंथ, बिल्कुल गलत बात है, विंटर मंथ में तो शुरू रहेगा। आपके नेम बोर्ड शुड नॉट डिस्प्लेड एट द टाइम अदर देन द पीरियड्स ऑफिस परमिटेड, बिल्कुल सही बात है। शुड नॉट बी मेंशन, बिल्कुल सही बात है। आपके एक ऑप्शन गलत है बस, 2 वाला, बाका 1 3 आपका 4 5 ये सही है। तो दोस्तों डेफिनेटली एमसीक्यूज के केसेस लेंदी थे, केसेस आपके केसेस लेंदी थे। आई होप अब आपके मन को थोड़ी शांति मिलेगी ये आंसर्स देख करके। लेकिन मैं आपको बोलूंगा, अगर इतने सारे बच्चे बोल रहे हैं कि अगर डिफिकल्ट गया है, आप रेस्ट अश्योर्ड रहिए कि इंस्टीट्यूट इसका ख्याल रखेगा और ग्रेस मार्किंग करके आपको पास करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस आप अगले पेपर पे करिए।